नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 25 जून 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। दो इश्यूज आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंडिया अफ्रीका रिलेशंस, बैकग्राउंड और बेसिक्स के साथ हम ये इशू डिस्कस करेंगे, थोड़ा वक्त ज़्यादा लगेगा। और उसके बाद हम रूरल इकोनॉमी के रिवाइवल से संबंधित इशू को डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया अफ्रीका रिलेशंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। राजीव भाटिया के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। इससे पहले कि हम आज का आर्टिकल डिस्कस करें, हम इंडिया अफ्रीका रिलेशंस से संबंधित कुछ बैकग्राउंड और कुछ बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया और अफ्रीका ना सिर्फ देखो इतिहास और कल्चर से लिंक्ड है, बल्कि ज्योग्राफी से भी लिंक्ड है। आप मैप में देख सकते हो कैसे इंडियन ओशन जो है वो अफ्रीका को और इंडिया को आपस में जोड़ता है, ना कि डिवाइड करता है। जिस प्रकार से इंडिया को कॉलोनी बनाया गया था, उसी प्रकार से अफ्रीका के ज़्यादातर देशों को यूरोप के कंट्रीज़ ने कॉलोनी बनाया था। और सिविलाइजेशन टाइज भी काफ़ी अच्छे रहे हैं इंडिया और अफ्रीकन कंट्रीज़ के बीच। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि इंडिया और अफ्रीका की सिविलाइजेशन में काफ़ी सारी सिमिलरिटीज़ हैं। जैसे देखो, इंडिया की सिविलाइजेशनल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है वासुदेव कुटुंबकम के कंसेप्ट को। वासुदेव कुटुंबकम मतलब पूरा जो वर्ल्ड है वो एक है। मानवता की वैल्यू पर फोकस किया जाता है वासुदेव कुटुंबकम के कंसेप्ट में। उसी प्रकार से इन जनरल अफ्रीका का और स्पेसिफिकली साउथ अफ्रीका का एक कंसेप्ट है उबुंटू। उबुंटू का मतलब होता है ह्यूमैनिटी। तो ये जो कंसेप्ट है वो देखो वासुदेव कुटुंबकम के कंसेप्ट से मिलता जुलता है। इसीलिए कहा जाता है काफ़ी सारी सिमिलरिटीज़ हैं इंडिया और अफ्रीका की सिविलाइजेशंस में। पंडित नेहरू जो हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये कहा था इंडिया की इंडिपेंडेंस अधूरी है जब तक अफ्रीका के सारे देश आज़ाद नहीं हो जाते हैं। क्योंकि देखो, जब इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 में, उस समय कुछ देश अफ्रीका के गुलाम थे। इस कंटेक्स्ट में ये स्टेटमेंट दी गई थी पंडित नेहरू के द्वारा। उनका कहने का आशय ये था कि इंडिया काम करेगा तब तक जब तक कि अफ्रीका के सारे देशों को आज़ादी नहीं मिल जाती है। इवन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी कहा था इंडिया और अफ्रीका के रिलेशनशिप एक टू वे स्ट्रीट है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा था, देखो इंडिया और अफ्रीका के बीच रिलेशंस जो हैं वो इमोशंस पर आधारित हैं, ट्रांजैक्शंस पर आधारित नहीं है। जैसे काफ़ी बार दो देशों के बीच रिश्ते होते हैं तो ये कहा जाता है ए देश को बी देश से ये फ़ायदा है, बी देश को ए देश से ये फ़ायदा है। तो ये एक प्रकार से ट्रांजैक्शनल रिश्ते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था इंडिया और अफ्रीका के बीच जो रिश्ते हैं वो स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन से परे हैं। मतलब कोई फ़ायदे नुकसान को देखते हुए नहीं है, इमोशंस का रिश्ता है इंडिया और अफ्रीका के बीच। विदेश मंत्री रही सुषमा स्वराज ने तो ये भी कह दिया था कि देखो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से इंडिया और अफ्रीका अलग हो गए। पहले तो देखो इंडिया और अफ्रीका आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट की थ्योरी आपने पढ़ी होगी ज्योग्राफी में। और कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट की वजह से इंडिया और अफ्रीका आपस में सेपरेट हो गए। जब ये 21वीं शताब्दी स्टार्ट हुई थी तो शुरुआत में काफ़ी सारे देशों ने कहा कि ये 21वीं सेंचुरी जो है वो एशियन सेंचुरी है। लेकिन देखो प्रेजेंट समय में विभिन्न सेकुलर्स के द्वारा बात की जाने लगी है कि 21वीं शताब्दी जो है वो एफ्रो एशियन सेंचुरी है, ना कि सिर्फ एशियन सेंचुरी। समझ गए? मतलब शुरुआत में 2001 में 2002 में शुरुआती सालों में इस बात पर फोकस किया जाता था 21वीं सेंचुरी एशियन सेंचुरी है। लेकिन आज के समय में सेकुलर्स ये ज़्यादा बोलते हैं 21वीं सेंचुरी जो है वो एफ्रो एशियन सेंचुरी है। तो देखो हमारी ज्योग्राफी आपस में लिंक है। इंडियन ओशन इंडिया और अफ्रीका को आपस में जोड़ता है और दोनों कॉन्टिनेंट आपस में पहले जुड़े हुए थे, लेकिन कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट की वजह से अलग अलग हो गए। हमारा पास्ट लिंक्ड है, हमारा फ्यूचर भी लिंक्ड है। इसी वजह से इंडिया और अफ्रीका के जो रिलेशंस हैं वो देखो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और इंडिया की जो रिलेशनशिप है अफ्रीका के साथ वो काफ़ी ज़्यादा गहरी है। अब नेक्स्ट देखो हम बात करते हैं अफ्रीका की इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया के लिए। हम अलग अलग पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे, जियो स्ट्रेटेजिक यानी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से, जियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से और जियो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से। सबसे पहले सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं अफ्रीका हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है।
आप इस मैप को देखिए, यहाँ पे देखो जिबूती है। जिबूती में चाइना ने अपना पहला मिलिट्री बेस इस्टेब्लिश किया है। और सोमालिया आपको पता है एक फेल्ड स्टेट है, यहाँ पे कोई एक गवर्नमेंट नहीं है, काइंड ऑफ सिविल वार की सिचुएशन रहती है, कुछ एरिया में किसी ग्रुप का कब्जा है, कुछ एरिया में किसी ग्रुप का कब्जा है। तो इस वजह से सोमालिया के कुछ लोग जो हैं वो समुद्र में आके आसपास के एरिया में क्या करते हैं, पायरेसी करते हैं, मतलब समुद्री लुटेरे। तो यहाँ से वेस्ट एशिया से जो तेल के जहाज जाते हैं, काफ़ी बार उन पर अटैक कर दिया जाता है इन सोमालिया के पायरेट्स के द्वारा। अब तो ये चीज़ें काफ़ी कम हो गई हैं, लेकिन शुरुआत में काफ़ी हुई थी। तो मतलब कहने का ये हुआ, देखो ना सिर्फ कन्वेंशनल थ्रेट है हमें, बल्कि नॉन कन्वेंशनल थ्रेट भी है। अफ्रीका से नहीं है, लेकिन अफ्रीका का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे चाइना ने अपना मिलिट्री बेस इस्टेब्लिश कर लिया जिबूती में, तो ये तो हमारे इंटरेस्ट के लिए सही नहीं है। एक तरफ यहाँ पे जिबूती है, दूसरी तरफ थोड़ा सा आगे जाके इंडियन ओशन में पाकिस्तान का ग्वादार पोर्ट है, वो भी चाइना के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। आगे जाके श्रीलंका का पोर्ट, म्यांमार का पोर्ट, तो पूरे इंडियन ओशन में कब्जा करने की रणनीति है चाइना की। अब देखो ट्रेडिशनली यानी परंपरागत रूप से ये इंडियन ओशन इंडिया डोमिनेटेड रीजन रहा है। इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि इस पूरे रीजन में चाइना की बादशाहत कायम हो। तो अफ्रीका के वो देश जिनका कोस्ट टच होता है इंडियन ओशन से, इन देशों के साथ हमें रिलेशंस अच्छे मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा देखो पिछले कुछ समय में अफ्रीका में इस्लामिक फंडामेंटलिज्म काफ़ी ज़्यादा पनपा है, ड्रग ट्रैफिकिंग जैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम काफ़ी होते हैं, ट्रांसनेशनल टेररिज्म भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, फेल्ड स्टेट्स भी हैं सोमालिया जैसे देश, साउथ सूडान। तो ये भी इंडिया के लिए, इंडिया की सिक्योरिटी के लिए फ्यूचर में खतरा साबित हो सकते हैं। देखो अफ्रीका में इस्लामिक टेररिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो कल को वो एशिया में भी एंटर कर सकता है, इंडिया में भी एंटर कर सकता है। ड्रग ट्रैफिकिंग जो अफ्रीका के देशों में काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो इंडिया में भी स्टार्ट हो सकती है। तो इसलिए इंडिया को सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से सजग रहने की आवश्यकता है, और अफ्रीका की इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा है अगर हम देखें सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जियो इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से अफ्रीका हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो वर्ल्ड का 15% जो ऑयल है वो अफ्रीका में है, तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी में अफ्रीका कंट्रीब्यूट कर सकता है। इवन वेस्ट एशिया में काफ़ी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी रहती है, तो अभी हमारा जो ऑलमोस्ट 33% ऑयल है वो अफ्रीका से ही इंपोर्ट करते हैं। अफ्रीका काफ़ी ज़्यादा रिच है नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में, तो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है अफ्रीका। इसके अलावा अफ्रीका की 50% जनता की जो एज है, उम्र है, वो 17 से 35 साल के बीच में है। अफ्रीका के लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग की आवश्यकता है, और इंडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है अफ्रीका के लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग में। हम वहाँ पे देखो एक प्रोग्राम भी चला रहे हैं, ITEC, इंडियन टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये अफ्रीका की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए है ITEC प्रोग्राम। और इंडिया के पास देखो उन एरियाज़ में एक्सपर्टीज़ हासिल है जिनको अभी फ़िलहाल अफ्रीका की आवश्यकता है। फॉर एग्जांपल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, अफ्रीका में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम है, तो इंडिया की जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो एक बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं अफ्रीका में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को प्रमोट करने में। इवन देखो इंडिया और अफ्रीका के कोस्ट को आपस में जोड़ा जा सकता है पानी के नीचे ऑप्टिकल फाइबर का एक नेटवर्क बिछा के। इवन अफ्रीका बहुत कंट्रीब्यूट करता है इंडिया की फूड सिक्योरिटी में भी। हमारी बहुत सी प्राइवेट कंपनीज ने काफ़ी सारा लैंड एक्वायर किया है अफ्रीका में, और वहाँ पे खेती की जाती है, और अफ्रीका से हम पल्सीज और दूसरे फूड आइटम्स को इंपोर्ट करते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अफ्रीका हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए भी। और इवन देखो दूसरे एरियाज, फॉर एग्जांपल एजुकेशन, हेल्थ, IT, फार्मा, हाइड्रोकार्बन, डायमंड्स, यूरेनियम, माइनिंग, इन सब डोमेन्स में भी इंडिया और अफ्रीका के बीच रिलेशंस को और ज़्यादा प्रमोट करने का काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। अब लास्ट में हम बात करते हैं जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है अफ्रीका बहुत ज़्यादा। देखो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में टोटल कंट्रीज़ की संख्या है 193 के आसपास, जिनमें से 54 जो कंट्रीज़ हैं वो तो अफ्रीका से हैं। तो सोच के देखिए, टोटल यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में कंट्रीज़ की संख्या है 193, और जिसमें से अफ्रीका से हैं 54 कंट्रीज़। अब इंडिया
सिक्योरिटी काउंसिल में सीट हासिल करना चाहता है परमानेंट, और इंडिया के ग्लोबल लीडरशिप रोल प्ले करने के एम्बिशंस भी हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए अफ्रीका की इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा है। और इंडिया और अफ्रीका के जो इंटरेस्ट हैं वो देखो सिमिलर हैं काफ़ी सारे इश्यूज़ पर, फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज, ट्रेड टॉक्स, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और अफ्रीका के ज़्यादातर देश या तो डेवलपिंग हैं या फिर लीस्ट डेवलप कंट्री हैं। तो इसलिए क्लाइमेट चेंज का इशू हो या फिर ट्रेड टॉक्स का इशू हो, इंडिया और अफ्रीका एक ही साइड में होते हैं क्योंकि दोनों के इंटरेस्ट सेम होते हैं। अफ्रीका को देखो एक समय में डार्क कॉन्टिनेंट की संख्या दी गई थी क्योंकि गरीबी काफ़ी ज़्यादा थी, देश आपस में लड़ते रहते थे, लेकिन आज के समय में अफ्रीका को कहा जाने लगा है कॉन्टिनेंट ऑफ होप, यानी उम्मीद का महाद्वीप। फिलहाल की सिचुएशन में देखो ये कहना बिल्कुल उचित होगा, आज का जो समय है वो अफ्रीका का समय है। और इंडिया से पहले जो बड़े देश हैं, फॉर एग्जांपल यूएस, यूके, रशिया, चाइना, ये भी अपने फुटप्रिंट्स छोड़ चुके हैं अफ्रीका में। मतलब ये सारे देश भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अफ्रीका में। इन सब देशों को भी अफ्रीका की जो इंपॉर्टेंस है वो समझ में आ गई है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि कुछ समय पहले तक अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता था, कोई जाना नहीं चाहता था अफ्रीका में, लेकिन आज के समय में अफ्रीका को कॉन्टिनेंट ऑफ होप कहा जा रहा है। देखो काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो अफ्रीका के पक्ष में जाते हैं। डेमोक्रेसी अब धीरे धीरे इस्टेब्लिश हो रही है अफ्रीका के देशों में। दूसरा, अफ्रीका एज ए कॉन्टिनेंट इंटीग्रेट हो रहा है। पहले तो देखो सारे देश आपस में लड़ते रहते थे, लेकिन अब अफ्रीकन जो यूनियन है, अफ्रीका के देशों का ग्रुप, वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है। और अफ्रीका के अंदर रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस भी काफ़ी इस्टेब्लिश हुई हैं ट्रेड को प्रमोट करने के लिए। तो अफ्रीका एज ए कॉन्टिनेंट अब धीरे धीरे इंटीग्रेट हो रहा है, विभिन्न देशों के बीच जो कोऑपरेशन है वो इंक्रीज हो रहा है। डेमोग्राफिक डिविडेंड अफ्रीका के पक्ष में है। जैसे इंडिया में यूथ की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, उसी प्रकार से अफ्रीका में भी यूथ की संख्या फिलहाल काफ़ी ज़्यादा है। अगर उनको ठीक से स्किल्स प्रोवाइड कर दी जाए, अगर उनकी कैपेसिटी को बिल्ड कर दिया जाए, तो इससे अफ्रीका के देशों की जो इकोनॉमी है काफ़ी तेज़ी से ग्रो करने लगेगी। नेक्स्ट, अफ्रीका की जो इकोनॉमीज़ हैं, काफ़ी सारे देश देखो अफ्रीका के, उन देशों की जो इकोनॉमीज़ हैं वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ हैं, मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। देखो सीधी सीधी बात है ना, बेस ही काफ़ी लो है, तो वो तो थोड़ा सा भी ग्रो करेंगी तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो जाएंगी ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक तो देखो फिलहाल किसी की इकोनॉमी है 2 यूनिट पे, अब वो 1 यूनिट भी ऐड करेगा तो कितना हो गया, 50% ऐड हो गया। और फिलहाल अगर किसी की इकोनॉमी जो है बेस काफ़ी हाई है, 10 यूनिट है, फिलहाल किसी देश की इकोनॉमी 10 यूनिट है, और वो 2 यूनिट भी इंक्रीज करता है तो सिर्फ कितना हुआ, 20% इजाफा हुआ। तो अफ्रीका के देशों की जो इकोनॉमीज का बेस है काफ़ी ज़्यादा लो है, इसलिए वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही हैं, वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पे है, मिडिल क्लास भी अब इमर्ज हो रही है अफ्रीका में। और सबसे लास्ट में, अभी देखो अफ्रीका को जिन सर्विसेज की आवश्यकता है, इंडिया तो कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल है उन सर्विसेज में। जैसे अफ्रीका को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, मेडिकल एजुकेशन की आवश्यकता है। इंडिया एक्सपर्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, मेडिकल एजुकेशन में, इस वजह से इंडिया अफ्रीका की काफ़ी हेल्प कर सकता है और अफ्रीका भी इंडिया से काफ़ी मदद ले सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए अफ्रीका और अफ्रीका के लिए भी इंडिया। अब नेक्स्ट देखो हम ये बात करते हैं किस प्रकार से इंडिया और अफ्रीका के रिलेशंस इवोल्व होते हैं। देखो मॉडर्न समय में इंडिया और अफ्रीका के रिश्तों की जो जड़ें हैं वो किस में हैं, वो इंपीरियलिज्म और कॉलोनिज्म के खिलाफ स्ट्रगल में हैं। जैसा हमने पहले डिस्कस किया, 1947 से पहले अफ्रीका के ज़्यादातर देशों को गुलाम बनाया गया था, कॉलोनी बनाया गया था यूरोप के कंट्रीज़ के द्वारा, और इंडिया को भी आपको पता है ब्रिटेन ने कॉलोनी बनाया था। तो इंडिया ने भी काफ़ी सारा संघर्ष किया आज़ादी के लिए, और अफ्रीका के देशों ने भी बहुत सारा संघर्ष किया कॉलोनिज्म के खिलाफ, इंपीरियलिज्म के खिलाफ। तो ये क्या है, ये संघर्ष जो है वो इंडिया और अफ्रीका के रिश्तों की बुनियाद है मॉडर्न समय में। वैसे तो देखो सिविलाइजेशन टाइज हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहे हैं, लेकिन मॉडर्न रिलेशंस की बुनियाद जो है वो है स्ट्रगल अगेंस्ट इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनिज्म। 3 फेसेस में आप डिवाइड कर सकते हो इंडिया और अफ्रीका के रिलेशंस को। पहला फेज अप टिल 1960s। शुरुआत में देखो काफ़ी एकजुटता देखने को मिलती है इंडिया और अफ्रीका के रिलेशंस में। नैम में कोऑपरेशन देखने को मिलता है इंडिया और अफ्रीका के देशों के बीच, और
दोनों आवाज बुलंद करते हैं कॉलोनिज्म और इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट, रेसिलिज्म के अगेंस्ट। लेकिन देखो 1962 में जब युद्ध होता है इंडिया और चाइना के बीच, तो इंडिया को उम्मीद थी कि अफ्रीका के देश इंडिया का साथ देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अफ्रीका के देशों ने एक न्यूट्रल अप्रोच रखी, तो इंडिया इससे काफी निराश हो गया, डिसअपॉइंट हो गया। देखो यहां पे ये बताना भी जरूरी है कि चाइना ने भी काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया अफ्रीका को लिबरेट करवाने में। अफ्रीका में जो कम्युनिस्ट पार्टी के ग्रुप्स थे या फिर वो ग्रुप्स जो गोरिल्ला वार की सहायता से आज़ादी पाने की कोशिश कर रहे थे, उनको सपोर्ट किया गया था चाइना के द्वारा, इसलिए चाइना की भी गुडविल थी अफ्रीका में। तो ये हुआ 1960s तक। उसके बाद 1970s और 80s में क्या हुआ, इंटरेक्शन तो देखो होती रही नॉन अलाइन मूवमेंट में या फिर यूनाइटेड नेशंस असेंबली में, लेकिन इंडिया का बहुत ज़्यादा फोकस नहीं था अफ्रीका पे। इंडिया और अफ्रीका रिलेशनशिप में कुछ ज़्यादा नहीं हुआ 1970s में और 1980s में। इस दौरान देखो इंडिया ने ज़्यादा फोकस किया सब कॉन्टिनेंट पर, अपने आस पड़ोस के जो देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, इन देशों पे ज़्यादा फोकस किया इंडिया ने। आपको पता है 1971 में वार भी हुआ था इंडिया का पाकिस्तान के साथ। और 1970s में और 80s में इंडिया ने फोकस नहीं किया अफ्रीका पर। उसका एक रीज़न देखो ये भी है, इंडिया की इकोनॉमी उस समय इनवर्ड लुकिंग थी। वो तो 1990 के बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए हमारे देश में, तब हमने दूसरे देशों के साथ इकोनॉमिक रिलेशंस को प्रमोट करना स्टार्ट किया, लेकिन उससे पहले तो हमारी जो इकोनॉमी थी वो इनवर्ड लुकिंग थी। और वैसे हमारा डायस्पोरा काफ़ी मजबूत था अफ्रीका में। डायस्पोरा तो देखो तब से मजबूत है जब 1890s में बहुत से लेबर गए थे यहाँ पे अफ्रीका में काम करने के लिए, तब से स्ट्रॉन्ग है काफ़ी डायस्पोरा। लेकिन 1970s में 80s में क्या हुआ, हमारे भारतीय मूल के जो लोग अफ्रीका में थे उन पर अफ्रीकन कंट्रीज ने आरोप लगाया कि वो इंडियन गवर्नमेंट के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। तो इंडिया ने भी कहा भारतीय मूल के लोगों को जो अफ्रीका में रह रहे थे कि आप अपने अफ्रीका के देशों की जो गवर्नमेंट है उनका विश्वास जीतिए, ट्रस्ट जीतिए। तो 1970s में और 80s में इंडिया अफ्रीका के डोमेस्टिक मैटर से दूर रहा। इंडिया ने कहा कि हमें आपके जो अंदरूनी मामले हैं उनसे कुछ लेना देना नहीं है। इंडिया ने भारतीय मूल के लोगों को भी कह दिया कि आप अफ्रीका के देशों का ही ट्रस्ट जीतिए, और ताकि अफ्रीका के देशों को यूं ना लगे कि आप इंडिया के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हो। लेकिन देखो 1970s में और 80s में इंडिया ने यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट करना जारी रखा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरे फेज की। जब कोल्ड वार समाप्त हो जाता है, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, कोल्ड वार समाप्त हो जाता है और हम नई इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं। लेकिन हमारा ध्यान देखो फिर भी अफ्रीका की तरफ नहीं जाता है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जब हमारे देश में आते हैं तो हमें नए देशों की आवश्यकता होती है रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए, ट्रेड रिलेशंस को आगे ले जाने के लिए, ताकि देश की इकोनॉमी को मजबूत बनाया जा सके। लेकिन हम ध्यान देते हैं वेस्टर्न कंट्रीज पर, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज पे, अफ्रीका को हम फिर भी नेग्लेक्ट कर देते हैं। कहने का मतलब ये है इवन कोल्ड वार खत्म होने के बाद, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होने के बाद भी हमारा जो ध्यान है वो अफ्रीका की तरफ नहीं जाता है। तो असल में क्रेडिट जाता है प्राइवेट सेक्टर को। हमारे देश की बहुत सी प्राइवेट कंपनीज ने इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया 1990 के बाद अफ्रीका में। प्राइवेट कंपनीज ने एक प्रकार से इंडियन गवर्नमेंट को दिखा दिया कि अफ्रीका की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, अफ्रीका में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। और उसी समय देखो इंडिया को यह भी रियलाइज हो गया, अरे भाई हमने तो अफ्रीका को इग्नोर कर दिया था और चाइना ने तो अपनी जड़ें जमा ली हैं अफ्रीका के अंदर। चाइना की जो डोमिनेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है अफ्रीका के अंदर। तो इंडिया को ये रियलाइज हो गया कि हमने गलती कर दी अफ्रीका को इग्नोर करके, क्योंकि चाइना अपनी जड़ें बहुत ज़्यादा मजबूत कर चुका है अफ्रीका में। तो इंडिया ने भी अफ्रीका के देशों के साथ रिलेशंस इंप्रूव करना स्टार्ट किए। इंडिया की और ज़्यादा प्राइवेट कंपनीज गई अफ्रीका में इन्वेस्ट करने, और हमने भी चाइना की तर्ज पर इंडिया अफ्रीका समिट ऑर्गेनाइज करवाया। लेकिन देखो हम अभी भी काफ़ी पीछे हैं, चाइना ने काफ़ी ज़्यादा लीड ले ली है और इंडिया के रिलेशंस अभी भी अफ्रीका के साथ उतने ज़्यादा गहरे नहीं हैं जितने चाइना के साथ अफ्रीका के रिलेशंस गहरे हैं। काफ़ी बार वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो सेकुलर्स हैं वो कंपैरिजन करते हैं इंडिया और चाइना के बीच। वो कहते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच राइवलरी चल रही है अफ्रीका में अपनी डोमिनेंस इस्टेब्लिश करने के लिए। देखो इस बात में
कितनी सच्चाई है या फिर नहीं है ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक चीज जरूर कही जा सकती है। क्या? इंडिया हरकत में आया, इंडिया ने अफ्रीका के साथ रिलेशंस को मजबूत करना स्टार्ट किया। उसका एक रीजन ये भी था क्योंकि चाइना अपनी बहुत ज्यादा डोमिनेंस इस्टेब्लिश कर रहा था अफ्रीका में। तो इंडिया को लगा अगर हम चुपचाप बैठे रहे तो चाइना तो पूरी तरह से अपनी डोमिनेंस इस्टेब्लिश कर लेगा अफ्रीका में, ये इंडिया के इंटरेस्ट के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए इंडिया जाग गया और चाइना को रोकने के लिए इंडिया ने भी अफ्रीका पर ध्यान देना स्टार्ट किया। तो इस प्रकार से बेसिक्स डिस्कस करने के बाद हम आज का आर्टिकल डिस्कस करते हैं। देखो, कोविड-19 की महामारी पिछले साल स्टार्ट हुई मार्च में। महामारी स्टार्ट होने के बाद इंडिया ने अफ्रीका को कुछ एड दी। इंडिया ने जब वैक्सीन डेवलप की तो वैक्सीन्स भी इंडिया ने डिस्ट्रीब्यूट की अफ्रीका को। लेकिन देखो, दुर्भाग्यवश उसके बाद इंडिया में सेकेंड वेव आ गई और अफ्रीका समेत दूसरे देशों को इंडिया ने वैक्सीन देना बंद कर दिया क्योंकि वैक्सीन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी इंडिया में ही। इसके अलावा भी राइटर कहते हैं कि पिछले कुछ समय में ट्रेड रिलेशंस जो हैं इंडिया और अफ्रीका के बीच वो कमज़ोर हुए हैं। डेटा की सहायता से राइटर ये बात प्रूव करते हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का डेटा है और डेटा के अनुसार 2020-21 में इंडिया ने अफ्रीका को एक्सपोर्ट किया कितनी वैल्यू का गुड्स एंड सर्विसेज, $27.7 बिलियन, और इंपोर्ट कितना किया, $28.2 बिलियन। ये कब का डेटा है? पिछले साल का, यानी लास्ट फाइनेंशियल ईयर का। लेकिन देखो, अफ्रीका से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट उससे पिछले फाइनेंशियल ईयर की अपेक्षाकृत काफ़ी कम है। यानी अगर हम कंपेयर करें 2019-20 से इस डेटा को, 19-20 के कंपैरिजन में 2020-21 में जो इंपोर्ट है वो 25% कम हुआ और एक्सपोर्ट जो है 4.4% कम हुआ। टोटल ट्रेड पिछले साल अफ्रीका के साथ रहा $55.9 बिलियन, जो कि देखो 2019-20 की अपेक्षाकृत $10.8 बिलियन कम है। और अगर बात करें 2014-15 के कंपैरिजन में, 2014-15 में इंडिया और अफ्रीका के बीच ट्रेड हाईएस्ट लेवल पर था। तो इस हाईएस्ट लेवल के ट्रेड से अगर कंपैरिजन करें तो पिछले फाइनेंशियल ईयर इंडिया का अफ्रीका के साथ ट्रेड $15.5 बिलियन कम था। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट की बात करें, पिछले साल यानी 2020-21 में इंडिया की अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट रही $2.9 बिलियन, जबकि 2019-20 में इंडिया की अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट थी $3.2 बिलियन, यानी $0.3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इंडिया की अफ्रीका में कम हो गई। अगर हम कंपेयर करें 2020-21 को किससे, 2019-20 से। अगर देखो टोटल करें, अप्रैल 1996 से लेकर मार्च 2021 के बीच टोटल इन्वेस्टमेंट इंडिया की अफ्रीका में रही है $70.7 बिलियन। वैसे तो ये अच्छी खासी है, लेकिन चाइना के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। चाइना की इन्वेस्टमेंट अफ्रीका में इसी टाइम फ्रेम में है 3 गुना, यानी $210 बिलियन के आसपास। कोविड-19 ने तो ना सिर्फ इंडिया की इकोनॉमी पर बुरा असर डाला है बल्कि अफ्रीका की इकोनॉमी पर भी बहुत बुरा असर डाला है। अफ्रीका में टोटल केसेस जो हैं 5.2 मिलियन यानी 52 लाख से ऊपर चले गए हैं और अभी तक टोटल डेथ्स का आंकड़ा है कोविड-19 की वजह से 1.5 लाख यानी 1.5 लाख। यहाँ पर वैसे आर्टिकल में सिंगल डे में लिखा हुआ है, सिंगल डे में पॉसिबल थोड़ी ना है इतने सारे केस और इतनी सारी डेथ्स, शायद गलती से लिख दिया होगा। उसके बाद राइटर कहते हैं देखो वैसे तो इंडिया यूएस के हिसाब से देखें तो पूरे अफ्रीका में इतने केस ज़्यादा नहीं है। अफ्रीका की टोटल पॉपुलेशन है 1.3 बिलियन। बट देखो बात यह है कि इंडिया यूएस इन देशों में थोड़ा तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है। चलो यूएस और इंडिया को भी मान लीजिए, चलो सेम कैटेगरी में मत रखिए, यूएसए में ज़्यादा बेहतर है और इंडिया में थोड़ा कम बेहतर है, लेकिन अफ्रीका में तो ज़्यादा ही ख़राब है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। WHO ने हाल ही में सर्वे किया था और ये पाया सर्वे में 41 अफ्रीकन कंट्रीज़ में, मतलब पूरे देश में 41 देश तो ऐसे हैं अफ्रीका में कि हर एक देश में 2000 से कम वर्किंग वेंटिलेटर हैं। तो सोच के देखिए पूरे देश में 2000 से कम वेंटिलेटर हैं और ऐसे देशों की संख्या है अफ्रीका में 41 यानी 41।
तो कैसा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है अफ्रीका में। हालांकि देखो पास्ट में यहाँ पे महामारियाँ आई हैं, जैसे इबोला वायरस ने काफ़ी तंग किया था और कम्युनिटी नेटवर्क्स को मजबूत बनाया गया था उस समय अफ्रीका में, और इन नेटवर्क्स को मजबूत बना के और इबोला महामारी जब फैली थी तो दूसरे देशों से भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आई थी, एड आई थी। तो इन सब टूल्स की सहायता से अफ्रीका के देशों ने इबोला महामारी पर काबू पा लिया था। बट चिंता की बात ये है कि अब थोड़ी सिचुएशन अलग है। अब देखो विभिन्न देश अपने अपने देशों में कोविड-19 की महामारी पर काबू पाने में लगे हुए हैं, उनका ध्यान अभी अफ्रीका में नहीं है। तो वो अफ्रीका में वो ना तो एड दे रहे हैं, क्योंकि एड की ज़्यादा आवश्यकता तो खुद उन्हीं देशों को है जहाँ पे ये महामारी काफ़ी तंग कर रही है। तो इसलिए अफ्रीका में सिचुएशन और भी ख़राब है, क्योंकि ना तो एड आ रही है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। खैर फिर से लौटते हैं ट्रेड रिलेशंस पर। ट्रेड रिलेशन की हम बात कर रहे थे, बीच में ये कोविड-19 का तो पॉइंट आ गया था। तीसरा पॉइंट ये है, तीसरा कंसर्न ये है ट्रेड रिलेशंस में कि इंडिया अफ्रीका ट्रेड का जो कंपोजिशन है ना वो चेंज नहीं हो रहा है। सेम चीज़ हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट को थोड़ा डाइवर्सिफाई करने की आवश्यकता है। उन देशों की बात करें जहाँ पे इंडिया का एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा है, तो ये इंडिया की टॉप 5 मार्केट्स हैं: साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, इजिप्ट, कीनिया, टोगो। और ये वो 5 देश हैं जहाँ से इंडिया सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है: साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, इजिप्ट, अंगोला, गिनी। और सबसे ज़्यादा इंडिया एक्सपोर्ट क्या करता है, कौन से प्रोडक्ट्स? मिनरल फ्यूल एंड ऑयल। कौन से? प्रोसेस्ड, मतलब रिफाइनरी से प्रोसेस होके जो मिनरल फ्यूल हैं वो इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स यानी दवाइयाँ, और सबसे लास्ट में व्हीकल्स। अगर बात करें इंडिया सबसे ज़्यादा इंपोर्ट क्या करता है, मिनरल फ्यूल एंड ऑयल्स। ये देखो अनप्रोसेस्ड, इंडिया के पास कम रिजर्व है ना ऑयल के, तो इंडिया क्या करता है, बिना रिफाइंड यानी अनरिफाइंड ऑयल तो इंपोर्ट करता है, रिफाइनरी में उसको रिफाइन किया जाता है और बाद में थोड़ा बहुत उसे एक्सपोर्ट भी कर दिया जाता है, यानी रिफाइंड मिनरल फ्यूल को। इसके अलावा पर्ल्स, प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन्स, ये 2 प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है। यानी इंडिया का अफ्रीका से टोटल जितना इंपोर्ट है उसमें से 77% तो ये 2 प्रोडक्ट्स ही हैं। तो ट्रेड को डाइवर्सिफाई करने की आवश्यकता है। ट्रेड रिलेशंस के अलावा देखो दूसरे कंसर्न्स भी हैं। आर्टिकल में ये कहा जाता है 21वीं शताब्दी के शुरू के जो ये 2 दशक रहे हैं ना, 2001 से लेकर 2010 और 2011 से लेकर 2020, इन 2 दशकों में अफ्रीका में थर्ड स्क्रैम्बल देखने को मिला है। क्या मतलब है इस चीज़ का? थर्ड स्क्रैम्बल, इस चीज़ का मतलब ये है कई सारे देशों के बीच, ये देश अमेरिका, यूरोप और एशिया के हैं, कई सारे देशों के बीच कंपटीशन देखने को मिला है अफ्रीका में अपना जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इस्टेब्लिश करने के लिए। देखो काफ़ी सारे जो ये बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं ये अफ्रीका के देशों को बोलते हैं कि हम आपकी मदद करेंगे पॉलिटिकल और सोशल और इकोनॉमिकल चैलेंजेस को एड्रेस करने में। बदले में ये बड़े बड़े देश अफ्रीका के मिनरल्स, हाइड्रोकार्बन्स, ओशन के रिसोर्सेज, इन सब चीज़ों को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। और चाइना इस कड़ी में सबसे ज़्यादा कामयाब साबित हुआ है। चाइना ने महामारी में अफ्रीका में अपने फुटप्रिंट को एक्सपेंड करने का काम किया। पहले से चाइना के फुटप्रिंट अच्छे खासे थे अफ्रीका में, और ज़्यादा एक्सपेंड किया उनको वैक्सीन्स देके। अनफॉर्चुनेटली जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया, इंडिया ज़्यादा वैक्सीन्स दे नहीं इसका, क्योंकि इंडिया में भी सेकेंड वेव आ गई जिसका फ़ायदा चाइना की तरफ से उठाया गया। चाइना ने अफ्रीका के कई सारे देशों को वैक्सीन्स दी। नेक्स्ट कंसर्न देखो ये है, अभी इंडिया का फोकस ज़्यादा इंडो पैसिफिक रीजन पर है। इंडिया यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों के साथ ज़्यादा कोऑर्डिनेट कर रहा है क्वाड में, तो यहाँ पे इंडिया का ज़्यादा फोकस है, जबकि अफ्रीका पर इंडिया का फोकस थोड़ा छूट सा गया है। अगर देखो अफ्रीका और इंडिया लगातार आपस में एंगेज करते हैं तो इससे दोनों को फ़ायदा होगा। जैसे देखो हाल ही में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक ओपन डिबेट हुई थी, कन्फ्लिक्ट एंड पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी इन अफ्रीका। अफ्रीका सेंटर टॉपिक था। तो इस टॉपिक की डिस्कशन में इंडिया ने खुल के बोला, इंडिया ने बोला कि काफ़ी सारे पीस कीपिंग ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट किया है इंडिया की ट्रूप्स ने। इंडिया ने समय समय पर अफ्रीकन काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में कंट्रीब्यूट किया है, और अफ्रीका के इंस्टीट्यूशंस को मजबूत बनाने में भी इंडिया ने काम किया है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करके और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करके। हाल ही में इंडिया के विदेश मंत्री कीनिया की यात्रा पर गए 12 से 14 जून के बीच में।
इस प्रकार से देखो पॉलिटिकल लेवल पे लगातार एंगेजमेंट होती है तो संबंध मजबूत होते हैं। इंडिया अफ्रीका के बीच लास्ट समिट यानी तीसरा इंडिया अफ्रीका फोरम समिट ऑर्गेनाइज हुआ था 2015 में। 6 साल हो गए, अभी तक नेक्स्ट समिट ऑर्गेनाइज नहीं हुआ। पिछले साल यानी 2020 में चौथा समिट ऑर्गेनाइज होना था, लेकिन कोविड-19 की महामारी के कारण नहीं हो उसका। बट देखो अभी समय है कि चौथा इंडिया अफ्रीका फोरम समिट जरूर ऑर्गेनाइज होना चाहिए, बेशक वर्चुअली हो यानी इन प्रेजेंस ना हो, फिजिकली ना हो, डिजिटल माध्यम से आप कंडक्ट करो, लेकिन करो जरूर। और लास्ट पॉइंट में राइटर ये बोलते हैं और ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज एलोकेट करने की आवश्यकता है अफ्रीका को। मतलब इंडिया ने तीसरे इंडिया अफ्रीका फोरम समिट में काफ़ी सारी लाइन ऑफ क्रेडिट और एड देने की घोषणा की थी अफ्रीकन कंट्रीज़ को। अब और ज़्यादा कंसेशनल लोन्स और ग्रांट्स देनी चाहिए अफ्रीका को, क्योंकि सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, मदद तो देनी पड़ेगी, तभी तो संबंध मजबूत होंगे ना। चाइना यही तो कर रहा है, लेकिन चाइना की जो नीतियां हैं ना वो अफ्रीका को एक्सप्लॉइट करने वाली ज़्यादा हैं। तो चाइना को कैसे काउंटर किया जा सकता है इंडिया के द्वारा अफ्रीका में? इंडिया देखो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ मिलकर काम कर सकता है। जैसे हाल ही में इंडिया EU समिट ऑर्गेनाइज हुआ था, इसमें एक बात ये तय हुई थी, अफ्रीका एक ऐसा रीजन है जहाँ पे इंडिया और यूरोपियन यूनियन मिलकर काम कर सकते हैं। और क्वाड के मेंबर कंट्रीज जब USA के समिट में आपस में मिलेंगे तो उस समय भी अफ्रीका में किस प्रकार से ये चारों देश कोऑपरेट करेंगे चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए, इस पर भी डिस्कशन हो सकती है। तो यही समय है कि क्वाड के जो मेंबर कंट्रीज हैं वो अफ्रीका में भी, क्योंकि देखो क्वाड कंट्रीज अभी इंडो पैसिफिक रीजन पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन उनको अफ्रीका में भी फोकस करना चाहिए अगर चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को रोकना है। तो ये पूरा इशू हमने डिस्कस किया इंडिया अफ्रीका रिलेशंस से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल रूरल इकोनॉमी के रिवाइवल से संबंधित है। आप GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। देखो अभी हमारे देश में कोविड-19 की जो सेकेंड वेव है ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, कमी केस अब देश में सामने आ रही हैं। थर्ड वेव आएगी नहीं आएगी, इस पर डिबेट चल रही है। मतलब हेल्थ के डोमेन में तो फिर भी इंडिया ने जो चुनौती थी उस पर फिलहाल के लिए काबू पा लिया है, लेकिन इकोनॉमी के डोमेन की बात करें, इस चुनौती पर काबू पाना आसान नहीं है। मतलब इकोनॉमिक सिचुएशन को अभी फ़िलहाल इम्प्रूव करना, इकोनॉमिक रिकवरी को इंश्योर करना आसान काम नहीं है। पिछले साल देश की GDP डिक्लाइन कर गई बाय 7.3%, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रही -7.3%। राइटर कहते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर का तो ज़्यादा डेटा ही नहीं है सरकार के पास। अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर का डेटा प्रॉपर होता तो ये डिक्लाइन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता। देखो जब पिछले साल लॉकडाउन लगा था ना, तो माइग्रेंट क्राइसिस देखने को मिला, यानी बहुत से माइग्रेंट वर्कर्स जो शहरों में काम करते थे वो गांव में अपने अपने घरों में लौट गए। तो उस समय एग्रीकल्चर सेक्टर ने इन सब माइग्रेंट वर्कर्स को जॉब्स प्रोवाइड करी। पिछले साल जहां ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स में गिरावट देखने को मिली, एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर था जहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ज़्यादा थी। ना सिर्फ वापस लौटे माइग्रेंट वर्कर्स को जॉब्स प्रोवाइड की एग्रीकल्चर सेक्टर ने, बल्कि रूरल एरियाज में इकोनॉमी को भी सस्टेन रखा। इवन अगर आप देखो पिछले 5 सालों में, लास्ट 5 ईयर्स में हमारे देश की इकोनॉमी की एवरेज ग्रोथ रेट को कंपेयर करो एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ रेट से, तो आप पाओगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में पिछले 5 सालों में ग्रोथ रेट ज़्यादा रही है एज कंपेरिजन टू एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यहाँ पर डेटा है, एवरेज ग्रोथ रेट इन द एग्रीकल्चर ग्रोस वैल्यू एडिड कितना है पिछले 5 सालों में? 4.8%। जबकि ग्रोस वैल्यू एडिड ग्रोथ इंडियन इकोनॉमी की कितनी रही है एवरेज पिछले 5 सालों में? 3.6%। अभी तक की डिस्कशन में देखो हमने ये समझा कि फर्स्ट वेव के बाद तो रूरल एरियाज़ में इकोनॉमिक सिचुएशन ख़राब तो हुई, लेकिन अर्बन एरियाज़ के अपेक्षाकृत इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं हुई। एग्रीकल्चर सेक्टर ने रूरल एरियाज़ में इकोनॉमी को सस्टेन रखा। बट देखो सेकेंड वेव के बाद हालात ख़राब हुए हैं। इसके काफ़ी सारे रीज़न हैं। देखो सेकेंड वेव के कारण डेथ्स भी काफ़ी हुई हैं, लोग भी काफ़ी ज़्यादा बीमार हुए थे। तो इस वजह से रूरल एरियाज़ में जो लोग रहते हैं उनका इनकम लेवल पर काफ़ी खर्च पड़ा है, बोझ पड़ा है।
बहुत सारे परिवारों को रूरल एरियाज़ में कर्ज लेना पड़ा और बैंक इतना आसानी से कर्ज देते नहीं हैं, तो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से कर्ज लेना पड़ा, जैसे साहूकार या फिर लाला टाइप के जो लोग होते हैं उनसे कर्ज लेना पड़ा, और वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर कर्ज देते हैं। इसके अलावा देखो, फर्स्ट वेव के बाद तो सरकार ने भी काफ़ी सारे स्टेप्स लिए थे, जैसे मनरेगा के लिए एलोकेशन इंक्रीज़ कर दिया था, लेकिन सेकेंड वेव के बाद सरकार ने मनरेगा के लिए एलोकेशन नहीं इंक्रीज़ किया है, ज़्यादा पैसे एलोकेट नहीं किए हैं। फ्री फूड ग्रेन स्कीम जो है, इसे तो इस साल भी एक्सटेंड किया गया है, लेकिन पल्सेस नहीं दी जा रही हैं, दालें नहीं दी जा रही हैं पिछले साल की तरह। और पिछले साल सरकार ने कुछ कैश भी ट्रांसफ़र किया था वल्नरेबल ग्रुप्स के बैंक खातों में, लेकिन इस बार सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही है। इसके बाद देखो, महंगाई भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। पेट्रोल और डीजल के दाम जो हैं, आपको पता है पेट्रोल कई सारे राज्यों में 100 से ऊपर चल रहा है, और पेट्रोल और डीजल के दाम जब बढ़ते हैं तो बाकी कमोडिटीज़ पर भी इसका असर साफ साफ देखने को मिलता है। तो दोहरी मार रूरल एरियाज़ में लोगों पर पड़ रही है। कैसे? देखो, जो सीरियल्स जैसे राइस, वीट उगाया था, जैसे वीट की कटाई अब हो चुकी है, अब धान की खेती चल रही है, तो इनके किसानों को उचित दाम जहां एक तरफ मिले नहीं, और जो चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं जैसे दालें, एडिबल ऑयल, ये हम इंपोर्ट करते हैं, इनके दाम इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इनके दाम बढ़े हुए हैं। मतलब समझ गए? जैसे वीट है, इनके दाम बढ़ते तो ज़्यादातर किसान नॉर्थ एरियाज़ में ये उगाते हैं, तो इनसे किसानों को फ़ायदा होता, लेकिन इनके दाम तो बढ़े नहीं हैं। बट जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, उनके दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, और इसका परिणाम ये निकला है कि दालें हमारे देश में भी काफ़ी ज़्यादा महंगी हो गई हैं। तो मतलब महंगाई है, कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट पॉइंट, जो रियल वेजेस हैं वो भी कम हुए हैं। अप्रैल 2021 का डेटा है राइटर के पास, वो कहते हैं पिछले 2 सालों में 0.9% पर एनम की रेट से जो रियल वेजेस हैं वो कम हुए हैं, और एग्रीकल्चर वेजेस भी उतने के उतने हैं, बढ़े नहीं हैं, जबकि बढ़ने चाहिए। पिछले 2 साल की बात की जा रही है राइटर के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में राइटर के द्वारा कहा जाता है कि देखो, इनपुट कॉस्ट एग्रीकल्चर में बढ़ गई है, जैसे फर्टिलाइजर्स का दाम बढ़ना। हमने पूरा इशू भी डिस्कस किया था सब्सिडी से संबंधित, जिसमें हमने डिस्कस किया था डीएपी जो फर्टिलाइजर है, इसका रेट बढ़ गया था, सरकार ने सब्सिडी इंक्रीज कर दी। लेकिन देखो, कुछ और फर्टिलाइजर्स हैं जिनके दाम बढ़े हैं, उन पर सरकार ने सब्सिडी को इंक्रीज नहीं किया है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में अब इनपुट पर ज़्यादा कॉस्ट आ रही है, फसल उगाने में ज़्यादा खर्चा आ रहा है। तो ये सारे इश्यूज हैं जो अभी रूरल सेक्टर के द्वारा फेस किए जा रहे हैं। देखो, इंडिया की इकोनॉमी के साथ दिक्कत पता क्या है? इवन कोविड-19 की महामारी से पहले भी इंडिया की इकोनॉमी डिक्लाइन ही कर रही थी। ऐसा नहीं कि कोविड-19 की महामारी से पहले इंडिया की इकोनॉमी ऊपर जा रही थी, नहीं। तो किया क्या जाना चाहिए? अब ये सारी समस्याएं हैं, समस्याओं को एड्रेस करने के लिए तो पॉइंट्स आप लिख ही सकते हो, लेकिन राइटर जो एक मेन बात ये कहते हैं कि देखो, वैक्सीनेशन के मामले में अभी रूरल एरिया पीछे चल रहे हैं। थर्ड वेव आ सकती है, इसकी संभावना कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा जताई जा रही है। तो एक तो सरकार सबसे पहले वैक्सीनेशन का काम पूरा करे रूरल एरियाज में, दूसरा फिस्कल सपोर्ट सरकार प्रोवाइड करे। अभी तक देखो, फिस्कल डेफिसिट के बढ़ने के रिस्क से सरकार ने डर के चलते ज़्यादा पैकेज अनाउंस नहीं किया है, ज़्यादा फिस्कल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं की है रूरल एरियाज़ को। तो सरकार रूरल एरियाज़ के लिए अपने खजाने के दरवाजे थोड़े खोले, और इससे फिस्कल डेफिसिट अगर थोड़ा सा बढ़ता भी है तो सरकार बढ़ने दे, क्योंकि अभी डिमांड को रेज करने की आवश्यकता है रूरल एरियाज़ में। देखो, लोगों के पास जब पैसे होंगे तभी तो लोग मार्केट में जाके सामान खरीदेंगे ना, समझ गए? और नेक्स्ट पॉइंट राइटर ये कहते हैं, जहां थोड़ी बहुत देखो सब्सिडी प्रोवाइड करने की आवश्यकता है वहां सब्सिडी दी जाए, जहां डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र की आवश्यकता है वहां डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र दिया जाए, ताकि अभी फ़िलहाल इनकम सपोर्ट की आवश्यकता है रूरल एरियाज़ के लोगों को, वो सपोर्ट उनको इस ज़रूरत के समय में प्रोवाइड की जा सके। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया रूरल इकोनॉमी से संबंधित, और हमारी आज के डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 2 इश्यूज़ को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।